नमस्कार दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2025 का दिन और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बनी रही है और आज की वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये आपका लद्दाख में आयोजित हो रहा है और ये 2 चरणों में आयोजित होगा। इसके बारे में मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा एक पॉइंट को क्योंकि सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2025 का, ये 23 जनवरी 2025 से लेह लद्दाख में शुरू हो गया है, जो इस राष्ट्रीय खेल आयोजन का 5वां संस्करण है। और आपको बता दें, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो उद्घाटन समारोह है ये एनडीएस स्टेडियम में आयोजित हुआ था इस साल। और लद्दाख में इसका पहला चरण 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक चलेगा और उसके बाद इसका जो दूसरा चरण होगा ये 22 फरवरी से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। यानी कि पहला चरण जनवरी में और दूसरा चरण फरवरी में आयोजित होगा। तो पहला चरण जो है ये लद्दाख में चल रहा है 23 जनवरी से 27 जनवरी तक और दूसरा चरण 22 फरवरी से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसमें भारत का रैंक चौथा है। यानी कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। ठीक है। देखिए, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 है इसमें भारत एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए चौथे स्थान पर है। और ये रैंकिंग भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष सैन्य बलों में रखती है, जिसका मूल्यांकन सैन्य शक्ति और संसाधनों सहित सैन्य क्षमताओं से संबंधित 60 से अधिक कारकों के आधार पर 145 देशों के मध्य की जाती है। देखिए, इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे पे चीन है और चौथे पे भारत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है, अमेरिका के पास, फिर दूसरे नंबर पर रूस यानी कि रसिया है और तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर भारत है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखिए, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं जिस भी कंपनी के, उसको आप एक अलग पेज पे नोट किया कीजिए ताकि आपको एग्जाम के पहले रिवीजन करने में आसानी हो। तो अभी अपनी नोटबुक में लिखिए फिक्की फ्रेम्स और उसके आगे लिखिए इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, आयुष्मान खुराना जो कि फिल्म अभिनेता है। देखिए, बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखिए, जो फिक्की फ्रेम सम्मेलन है ये जो है उद्योग के लीडर, रचनात्मक पेशेवरों और नीति निर्माताओं के लिए एक सभा के रूप में कार्य करता है जिसमें मुख्य भाषण, मास्टर क्लास और संस्कृति कार्यक्रम शामिल होते हैं। और अगला प्रश्न है कि संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जिसको BSS नाम दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जो संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली लॉन्च की गई है इसका मुख्य उद्देश्य है युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना। और आपको बता दें, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इस संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को हरी झंडी दिखाई। और संजय जो है ये एक स्वचालित निगरानी प्रणाली है, यानी कि ऑटोमेटिक निगरानी प्रणाली है जो कि जमीन और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से जानकारी को एकत्र करती है और हमारे सेना को ये सभी इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना इसका काम है। पांचवा की हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ मिलकर फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो देखिए, अब आपको बता दें कि IDFC फर्स्ट बैंक ने रुपे के साथ मिलकर फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और जो IDFC फर्स्ट बैंक है इसके साथ मतलब रुपे के साथ मिलकर इसने जो एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी। देखिए, इसमें जो है निश्चित जमा के लाभ के साथ UPI लेन देन की सुविधा भी मिलेगी। यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI ऐप भी चला सकते हैं, उससे पेमेंट कर सकते हैं। इस अभिनव कार्ड का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को बेहतर वित्तीय लचीलापन और पुरस्कार प्रदान करना है। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय व्यवसायों को बढ़ते साइबर जोखिमों से बचाने के लिए
साइबर एज नाम का एक साइबर बीमा लॉन्च किया। तो देखिए ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है टाटा एआईजी। आपको बता दें साइबर एज के माध्यम से टाटा एआईजी खुद को भारत के बढ़ते साइबर बीमा क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित कर रही है। तो देखिए अगर आपको भी लगता है कि आप पर साइबर अटैक हो सकता है, यानी कि साइबर अटैक का मतलब हो गया कि कोई ऑनलाइन फ्रॉड करके आपके पैसे चुरा ले या फिर आपका डाटा चोरी कर ले, तो इन सब से अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी से आप साइबर एज नाम का अपना साइबर बीमा करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जैसा कि मैंने बताया साइबर अटैक वाला, तो आपको सारी चीज़ों की प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब जो भी आपका पैसा फ्रॉड से जाएगा वो सारी भरपाई कौन करेगी, टाटा एआईजी कंपनी करेगी अपने साइबर एज नाम के बीमा के माध्यम से। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने शुभ मुहूर्त नाम का एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया। तो देखिए शुभ मुहूर्त नाम का बीमा समाधान लॉन्च किया है टाटा की ही कंपनी है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। देखिए जो टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसने शुभ मुहूर्त नाम का जो ये जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है, ये परिवारों को उनके बच्चों की शादी के लिए आर्थिक रूप से तैयार करने में मदद करता है। तो ये बच्चों की शादी से संबंधित है ये बीमा, टाटा एआईए ने जिसको लॉन्च किया इसका नाम है शुभ मुहूर्त। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता जो आपका है, ये भारत और किस देश के बीच का एक समझौता है। जैसे मुझे लगता है देखिए लाखों बार एग्जाम में पूछा चुका है, और जब मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता था तो मैंने कई बार खुद जो है एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखा, सिंधु जल समझौता किस देश के साथ है भारत का। ठीक है। तो आइए सिंधु जल समझौते के बारे में जान लेते हैं और इसके बारे में करंट अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए सिंधु जल समझौता समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये एक जल साझाकरण समझौता है, यानी कि पानी का उपयोग करने का एक समझौता है जो कि सिंधु नदी से संबंधित है कि सिंधु नदी का कितना पानी कौन यूज करेगा। और देखिए ये विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था सिंधु जल समझौता, और ये दोनों देशों के बीच संघर्ष समाधान के सबसे सफल उदाहरणों में से एक माना जाता है। देखिए हाल ही में विश्व बैंक द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट का निर्णय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत साबित हुआ। एक्सपर्ट ने खुद को जम्मू और कश्मीर में दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के डिज़ाइन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच उठे तकनीकी मतभेद को सुलझाने के लिए सक्षम माना। यह निर्णय भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति को सही ठहराता है। देखिए सिंधु जो नदी जो है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो बहुत पुरानी नदी है जो कि आपकी जम्मू कश्मीर से निकल के जैसे जो है पूरा फैला हुआ है, मतलब पाकिस्तान में चला जाता है। तो मान लीजिए अगर ये इतना क्षेत्र इंडिया में है और इतना पाकिस्तान में है, तो देखिए पानी का कंट्रोल तो हमारे ही हाथ में। हम अगर पानी नहीं छोड़ेंगे तो पाकिस्तान प्यासे मर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे अपने इंडिया वाले क्षेत्र में कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाते हैं तो पाकिस्तान इस पर आपत्ति जताता है। मतलब बिना मतलब वाला काम है, बिना मतलब के बवाल पैदा करना पाकिस्तान की ये जो हरकत है, इसी को लेकर भारत ने जो है आवाज़ उठाई थी विश्व बैंक में कि भाई इसको थोड़ा समझा दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, पाकिस्तान क्यों चिल्ला रहा है फालतू में। तो इसी के लिए जो है एक प्रतिनिधिमंडल नियुक्त किया गया था वहाँ क्या नाम है इसकी जांच करने के लिए। ठीक है। तो भारत का जो ये लंबे समय से संघर्ष चला रहा था इस प्रोजेक्ट को लेकर, उसमें लगभग लगभग भारत को जीत मिली है। ठीक है। तो याद रखिएगा सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को, और इसकी मध्यस्थता किसने की थी, विश्व बैंक ने। ठीक है। और ये जल साझाकरण को लेकर एक समझौता है। ये पॉइंट याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, यही आपको कई सारे नंबर्स लाएगा। नवा प्रश्न है कि डेलोइट इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहेगी। तो देखिए जो कंपनी है डेलोइट इंडिया, इसने बताया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% से 6.8% के बीच में रहेगी। देखिए जो डेलोइट इंडिया इसने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी जीडीपी वृद्धि प्रक्षेपण को 6.5 से 6.8% के बीच संशोधित किया है, जिसका कारण वैश्विक व्यापार अस्थिरता और घरेलू चुनौतियां हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर बोई मेला का आयोजन हुआ। देखिए बोई मेला कोलकाता का बहुत ही पुराना पुस्तक मेला है
और भारत में पुस्तक मेले सांस्कृतिक जीवन का एक जीवंत हिस्सा रहे हैं। और इनमें से एक आयोजन जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वह है कोलकाता का बोई मेला। और बोई मेला जो है ये सिर्फ पुस्तकों का बाजार नहीं है बल्कि बंगाली संस्कृति का प्रतीक है, जो कि शहर की पढ़ने की परंपरा, बौद्धिक संवाद और ज्ञान साझाकरण की विरासत से जो है गहराई से जुड़ा हुआ है। तो बोई मेला जो है ये पुस्तक मेला है और ये कोलकाता का सबसे प्राचीन पुस्तक मेला है, इसको नोट कर लीजिएगा। और कोलकाता जो है ये आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी है, आपको पता ही होगा। और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग पुराने वीडियो देख के रिवीजन करते रहिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए ताकि संख्या अधिक से अधिक बढ़ती रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते रहिए। थैंक यू।